हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही है। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए आज से नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने पहले जो ल्यूसेंट बुक थी उसके जो हिस्ट्री के जो एमसीक्यू है उसको डिस्कस कर किया था, तो उसके जो हमारे पास 30 लेक्चर उसके बने हुए हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो एक बार वो पहले लेक्चर देख लें, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो है, ये जो सीरीज़ है, ये आपको आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे जो एसएससी का एग्ज़ाम हो, आपका जो एसएससी अभी जीडी के पेपर चल रहे हैं, जो हमारे पास एसएससी जो सीएसएचएल का पेपर भी आने वाला है, और जो एसएससी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि जो सीजीएल की जो वैकेंसीज है वो 37,000 वैकेंसीज रहेंगी। तो ये जो सीरीज़ है ये आपको वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाली है। और आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपने जितने भी आपके जो भी आपने एग्ज़ाम भर रखे हैं उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो आज हम यहाँ पे जो पॉलिटी है, जो हमारे पास पॉलिटी है, उसका पहला जो भाग है हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, हमारा संविधान जो है भारत का उसे कैसे बनाया गया, कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, कितनों बंदों की कमेटी थी, पहली मीटिंग कब बैठी, किसके द्वारा वो उसके अध्यक्षता की गई, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। परंतु मैं यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले एक बार खुद अपना आंसर भी खुद जरूर एनालाइज करें, ताकि आपको एक आइडिया सा हो जाए कि अभी तक जो एक आइडिया हो जाए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो उम्मीद करूँगा कि आप हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी नहीं भूलेंगे। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहा गया, भारतीय संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से किसने गहरा सबसे गहरा प्रभाव डाला। तो जो हमारे पास जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो बातें ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी। तो जो वो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, ठीक है जी, जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935। तो जो भारत का संविधान है उसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं जो हमने उठाई हैं वो कहाँ से उठाई हैं, तो यहाँ से उठाई हैं। ठीक है जी, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शासन में एक प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्व को पेश करने वाला पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। ठीक है कि भारत का जो शासन है, भारत में जो पहली बार अटेम्प्ट किया गया था, रिप्रेजेंटेशन की गई थी, तो वो कब की गई थी, भारत में वो लोकप्रिय बनाया गया था, इंटरेस्ट दिखाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो वो जब भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1861 में। ठीक है जी, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था कब, 1861 में। तब ये जो है ये काम किया गया था। जो उसके बाद फिर हमारे पास आया था 1892 में भी आया था। जो हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट एक 1909 भी आया था, जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। और भारत सरकार अधिनियम आया था 1919, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है उसको और क्या बोला जाता है, मोटैगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पहली बार भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने वाला पहला प्रयास जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था, जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1861, ठीक है, उसमें ये बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की शुरुआत करी थी। ठीक है जी, जो हमारे पास सांप्रदायिकता के आधार पर कम्युनल इलेक्ट्रोड्स की बात की गई थी, जो अलग रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, तो वो कब, जो हमारे पास मिनोरिटीज़ हुआ करती थी भारत में, उन्हें अलग रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था। तो ये जो बात है ये कब की गई थी, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है तो आपको ध्यान होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909। ठीक है जी, जिसे और किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोटैगू, जो हमारे पास जिसको हम क्या बोलते हैं, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मोर्ले कौन थे जी, मोर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे किसके लिए, भारत के लिए। मोर्ले जो मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है जी, 1909 में, तो उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से उसे जाना जाता है। और पहली बार मुस्लिम या मिनोरिटीज के लिए इलेक्शनों की बात की ही गई थी कि इलेक्शन करवाए जाएंगे इनके लिए, उनको अलग रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो ये जो बात है ये 1909 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास 1858 ने भारत सरकार अधिनियम, ये तो पता है 1858 में आया था, भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी
से ताज में स्थानांतरित कर दिया गया था। बिल्कुल बात सही है कि भारत जो था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858, तब जो भारत था वो कंपनी के हाथों से निकलकर किसके अधीन हो गया था। अब हम पे कौन रूल करता, तो अब जो हम पे शासन करने वाले जो था वो कौन था, ताज था। बिल्कुल सही बात है। दूसरी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी को और अधिक प्रशासित करने के लिए इच्छुक नहीं थी। ये बात गलत है। ठीक है जी। तो इसमें से जो इसका सही आंसर है, ए तो बिल्कुल सही है और बी इसमें गलत है। तो कौन सा सही हुआ जी? ऑप्शन नंबर सी की ए क्या है, ट्रू है, लेकिन आर क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम के आधार पर भारत में द्विशासन की शुरुआत की गई थी। तो जो हमारे पास दार्ची लेके आए थे, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस पे बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये वाली जो प्रणाली थी, जो द्विवैध शासन जो हमारे पास शुरू किया गया था, वो कब शुरू किया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919। कब आया था? 1919। जिसको और किस नाम से बोला जाता था, उसको क्या बोला जाता था? मोटैगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाता था। मोटैगू कौन थे? सेक्रेटरी फॉर द स्टेट फॉर द इंडिया। और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे उस टाइम। तो वो दोनों मिलकर ये लेके आए थे, जिसमें पहली बार दार्ची मतलब द्विवैध शासन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशों के साधन को भारत के संविधान में वर्ष 1950 में शामिल किया गया था। कि जो बात 1935 में कही गई थी, जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, उसमें इनकॉर्पोरेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी, जिसको 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया था। तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन थी जिनको शामिल किया गया था? जो हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजन थे, उनको क्या किया गया था? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में शामिल किया गया था कि जो इमरजेंसी है, जो आपातकालीन प्रावधान है, उसको भारतीय संविधान में मिलाया गया था 1950 में। जो आए कब थे? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसमें इसकी बात कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, तो वो किस पे आधारित था? तो वो किस पे था? संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत था। ठीक है जी। कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक यूनियन होना चाहिए और पार्लियामेंट होनी चाहिए। संसद प्रणाली मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा होनी चाहिए, और एक क्या होना चाहिए जी? सेंटर होना चाहिए, मतलब फेडरेशन जो संघ है हमारे पास है वो होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापार की एकाधिकार को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? मोनोपोली थी। तो उसको कब समाप्त कर दिया गया था? पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया गया था हमारे पास जो एक एक व्यापार पे पूरी तरह से नहीं। तो जो पूरी तरह से ख़त्म किया गया था वो चार्टर्ड एक्ट 1833 में किया गया था। पर व्यापार पे जो ख़त्म किया गया था, जिसमें बस चाइना के साथ व्यापार और चाय का व्यापार भारत के साथ, उसको खारिज किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1813 में। इम्पोर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए कि अगर पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, मतलब भारत जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया था 1833 में। परंतु इन्होंने बोला हुआ है कि मोनोपोली जो कंपनी की मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड के साथ, इंडिया के साथ व्यापार की, तो वो कब समाप्त की गई थी? वो की गई थी 1813 में, जब चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें इसको खारिज कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जो हमारे पास अधिनियम पे विचार कीजिए। सॉरी। तो हमारे पास जो सबसे पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, वो हमें इसका जो सही आंसर है वो हमें बताना है। ठीक है जी। जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आया वो 1773 में आया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया वो 1784 में आया। जो हमारे पास चार्टर्ड अधिनियम आया, वो जो पहला चार्टर्ड अधिनियम आया वो 1813 में आया। और जो भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया वो सबसे पहले 1861 में आया।
तो देखिए अगर हम सीक्वेंस से सही काल अनुसार उनको अरेंज करें तो पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। अगर मैंने यहाँ पे आपके लिए वर्ष भी लिख दिए हैं तो आप साथ साथ में इन वर्ष जो है इनको भी राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जो कथनों पे विचार कीजिए। 1919 में जो मेटाबू चेम्सफोर्ड सुधार आया था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, तो उसमें कौन सी जो बात है वो सही है? तो उसमें कहा गया जो हमारे पास स्थानीय सरकार को शक्ति दी गई, गलत बात है। जो हमारे पास प्रांत में द्विवैद्य शासन की स्थापना की गई, बिल्कुल पीछे मैंने आपको बताया। और तीसरा है प्रांतीय सरकार का विस्तार किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारे पास सेकंड और थर्ड है दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हुआ। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। तो जो हमारे पास 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, तो हमें बताना है कि कौन सी बातें बिल्कुल सही है। तो ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी 1935 में। प्रांतीय स्वाधीनता वो एक निर्वाचित विधायिका के लिए जिम्मेदार सरकार के साथ, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। जो प्रांतों का, जो हमारे पास प्रांतों का पूर्ण विवर्तन और नए प्रांतों का निर्माण जो था, इसमें इसमें कहा गया था भारत सरकार जो 1935 में आया था, तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है, इसमें बात नहीं की गई थी। तो हमारे पास पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हुआ, सही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके बाद इसकी बात कही गई। और जो हमारे पास प्रोविनेंस को ऑटोनॉमी दी गई थी, ये बात बिल्कुल सही है। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के जो ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की एंड कर दी गई थी, जो हमारे पास जो हमारे पास औपनिवेशिक काल के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो अभी हमने ये पीछे भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है कि व्यापार में जो उनका मोनोपोली थी उसको समाप्त किया गया था 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। परंतु पूरी तरह से जो मोनोपोली खत्म समाप्त की गई थी वो चार्टर्ड एक्ट 1833 जो आया था उसमें उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है, उसमें हमारे पास जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, कौन कौन सी बातें बिल्कुल सही है और कौन सी गलत है? तो इसमें से जो हमारे पास सही कौन सी है, मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था उसने क्या करा था कि जो सेंट्रल लेवल पे जो हमारे पास केंद्र सरकार केंद्रीय विधानमंडल में जो अतिरिक्त संख्या में वृद्धि कर दी गई, कि जो हमारे पास इस एक्ट में क्या किया गया था कि जो वहाँ पे जो सीटें थी उसमें क्या कर दिया गया कि वृद्धि कर दी गई, बिल्कुल बात सही है। इसमें सांप्रदायिक सिद्धांत पेश किए विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए, ये भी मैंने आपको पीछे बताया कि जो हमारे पास मिनोरिटी थी उनको अलग जो उनको अलग रिप्रेजेंटेशन दे दी गई थी, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रावधान इसमें बात कही गई थी। और इसमें कानून को बजट पर चर्चा करने और उस पर प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार दिया गया था, बिल्कुल बात सही है। ठीक है कि कहा गया कि इस यहाँ पे जो बजट पेश किया जाएगा उसमें आप चर्चा कर सकते हैं और उसमें प्रस्ताव दे सकते हैं, बट उसमें ब्रिटिश सरकार को अगर अच्छा लगेगा तो ही वो उसको एक्सेप्ट करेगी, अगर नहीं लगेगा तो वो नहीं करेगी। मतलब आप बस बोल ही सकते हैं, आपके बोलने या नहीं बोलने से मतलब वहाँ उनकी खुद की मर्जी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें या नहीं करें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राज्य किसके द्वारा बनाए गए थे? जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया था, जो इंडिया था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, तो ये जो काम है ये कब किया गया था? जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसमें इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया था, एक को पाकिस्तान बनाया गया और एक को भारत बना दिया गया। जब भारत का ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट में, उसी में भारत को दो भागों में भी विभाजित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर।
जो शिमला सम्मेलन हुआ ये कब हुआ? 1945 में, जिसको बेबल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। और कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। और जो भारतीय इंडिपेंडेंस ये कब आया? तो 1947 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के द्विवैध शासन को लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। क्या यह बात बिल्कुल सही है या गलत है? तो देखिए, ये जो है हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा, जो हमारे पास मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार समिति के प्रांतीय सरकार को द्विवैध शासन लागू करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो ए और जो डी है, दोनों के दोनों क्या है? ट्रू है। और ए जो है वो अच्छी तरह से इसको क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है कि दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। और आर जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है किसको? ए को। ठीक है, जो हमारे पास द्विवैध जो शासन था उसकी जो बात की गई थी, उसकी जो सिफारिश की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड थे उनके द्वारा ये बात की गई थी। और इसमें जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तब इसको क्या किया गया? इम्प्लीमेंट किया गया। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है कि जो हमारे पास 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र के प्रशासन के लिए संसद और संसदीय नियंत्रण स्थापित करे। बिल्कुल बात सही है। बंगाल के गवर्नर जनरल, जो गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये भी बात सही है। भारत में प्रशासन की द्विहरी व्यवस्था का अंत किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये बड़ी बार पीसीएस में पूछा जा चुका है कि जो हमारे पास ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था भारत में, उसको समाप्त कब किया गया था? तो उसको समाप्त कब किया गया था? जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। और जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे अब क्या बोला जाने लग पड़ा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाने लग पड़ा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? जो भारत में जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वो कौन था? तो वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। लॉर्ड वन हेस्टिंग थे। और पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ठीक है, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल इंडिया कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, वॉइस रॉय कौन बने थे पहले? तो वो कौन बने थे? वो हमारे पास लॉर्ड कैनिंग बने थे। तो ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने के लिए पहला निश्चित कदम किसके द्वारा उठाया गया था? कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें पहली बार संसदीय मतलब पार्लियामेंट का क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए पहली बार जो कदम उठाया गया था वो कब उठाया गया था? तो वो कब उठाया गया था? जब हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773। इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसमें पहली बार कंपनी के ऊपर नियंत्रण किया गया था किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। और इसी में जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे बदलकर क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, और वो भी कब किया गया? जब हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारे पास मोंटेगू चेम्सफोर्ड जो हमारे पास रिपोर्ट के निम्न का आधार बनाया। ठीक है, जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड ने जो अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी उसका जो बेसिक जो आधार बनाया गया वो क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसीलिए जो इस रिफॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में द्विवैध शासन की शुरुआत की गई थी भारत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया हमारे पास इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत का संविधान दोनों लंबे दस्तावेज हैं। बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को एक मंडल के रूप में लिया गया था और भारत के संविधान से पर्याप्त रूप में शामिल किया गया था। बिल्कुल बात सही है कि जितनी सारी की सारी जो बातें हैं भारत के संविधान में, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो कहाँ से ली हुई है? हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं। और ये दोनों की भारत का जो संविधान है वो बहुत ही लंबा है।
ठीक है। जो दुनिया का सबसे रिटन जो लेंथी जो संविधान है वो भारत का है, और जो लिखा हुआ संविधान भी है वो भी भारत का है। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। और आर जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर रही है किसकी, ए की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को अंततः समाप्त कर दिया गया था? कि जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हमारे पास कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। तो उसको पूरी तरह से जो ख़त्म किया गया था मैंने आपको पीछे ही बताया। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 जो आया था उसमें जो उनकी पूरी तरह से जो जितनी व्यावसायिक गतिविधियाँ थी उनको समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राज्य सचिव और भारत सरकार पर सर्वोत्तम नियंत्रण प्रदान किया? ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें जो हमारे पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया विद द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका पूरी तरह से कंट्रोल था, जो भारत में जो भी सरकार हुआ करती थी या जो भी गवर्नर हुआ करता था उसको कौन देखता, तो उसको कौन देखता, जो राज्य सचिव हुआ करता था भारत, ठीक है, जो भारत के लिए राज्य सचिव हुआ करता था वो भारत सरकार का सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान करता। तो ये जो बात की गई थी, जब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि ये जो काम किया गया था ये कब किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 में, जिसमें जो हमारे पास राज्य सचिव की जो पोस्ट हुआ करती थी भारत के लिए, जो राज्य सचिव की जो पद था वो उसी में बनाया गया था। और उसका जो कंट्रोल था वो जो भारत पे जो गवर्नर जनरल हुआ करता उस पर जो कंट्रोल हुआ करता वो इसका हुआ करता, किसका, राज्य सचिव का। और ये बात कब की गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आया था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विवैद्य शासन को सर्वप्रथम किसके अंतर्गत में लाया गया था? मैंने आपको पहले ही बताया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ठीक है, और जिसको और किस नाम से भी जाना जाता है, तो जो हमारे पास दार्ची जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो हमारे पास जो इसको पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो हमारे पास मैंने आपको बताया है मोटैगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था, मोटैगू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसको और किस नाम से बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता थी? ठीक है जी, 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसे मोटैगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी जो मुख्य विशेषता क्या क्या थी? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी, ये बात गलत है। केंद्र द्वारा विधायिका जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी उसका विचलन, बिल्कुल बात सही है। केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार और पुनर्गठन, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है जी, राइट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ संघ में 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। जो 1935 में जो हमारे पास अधिवेशन आया था उसमें जो हमारे पास जो फेडरेशन थी उसको ज़्यादा शक्तियां रेजिड्यू पावर दी गई थी। तो वो कहाँ पे किसको ज़्यादा पावर दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नर जनरल, कि गवर्नर जनरल को इसमें ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधायिका को पहली बार द्वि द्वि जो हमारे पास द्वि जो बाई कैमल और बाई कैमल वॉज द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस, जो हमारे पास द्विवैद्य जो हमारे पास इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, तो वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है मैंने आपको पहले भी बताया है 1919, बाई कैमल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ी बार पेपर में रिपीट हो चुका है और आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा गया है कि हमारे पास, हमें ये बताया गया है और हमें बताना है कि जब ये अधिनियम आया अधिकांश पर आधारित है, तो जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो वो किस पे आधारित था? वो कौन लेके आया था? गवर्नमेंट ऑफ जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 में, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो ए का क्या होगा जी? फोर्थ होगा।
अब दूसरा देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो वो कौन है, मोटेबू चेम्सफोर्ड, ये भी हमें पता है। ठीक है जी, तो बी का क्या होगा जी, तीसरा होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको दो भी पता होंगे तो भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों का जो है हमारे पास मौलिक अधिकारों की बात की गई। अगस्त ओपन 1940 में मौलिक अधिकार शामिल किए गए। क्रिप्स मिशन 1942 में मौलिक अधिकारों का बात की गई। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। जो मौलिक अधिकारों की बात की गई, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में जो उन्होंने पेश करी थी, उसमें संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करने की वकालत की गई। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी के चार्टर के रूप में वर्णित करा था। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस चार्टर को क्या कहा गया था, चार्टर ऑफ स्लेव कहा गया था। मतलब कि ये जो है हमारे पास ये गुलामी का हमारे पास चार्टर है। तो उन्होंने ये जो बात है ये किसको कही थी, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, तो 1935 जो एक्ट आया था उसको उसको क्या कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसको कहा गया था कि ये क्या है कि जी गुलामी का हमारे पास चार्टर है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद ने भारतीय संविधान को किस वर्ष में अपनाया था। संसद के द्वारा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो संसद के द्वारा भारतीय संविधान को ये तो सबको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास 1950 की संसद के द्वारा भारतीय संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में केंद्र में द्विवैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो ये जो केंद्र में द्विवैध शासन था ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो केंद्र में ये वाली जो बात लेके आए थे ये कब लेके आए थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935। तो 1935 के तहत भारत में केंद्र में पहले तो जो प्रांत थे उसी में द्विवैध शासन की शुरुआत की गई थी 1919 में। बट केंद्र को भी दो दो भागों में विभाजित कर दिया गया, द्विवैध शासन की शुरुआत की गई थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 उसमें ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसमें से जो हमारे पास कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं थे, आपको पता है कि पैट्रिक लॉरेंस भी थे, चेम्सफोर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। तो ये तीनों के तीनों थे, बट ये जॉन साइमन उसके अध्यक्ष नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा जो बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान लागू किया गया था, तो भारत का संविधान कब लागू किया गया था। अभी हमने पीछे इसको डिस्कस करा कि भारत सरकार द्वारा जो इसको अडॉप्ट किया गया था, तो इसको जो अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। कि भारत में जो सर्वोच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, उसमें भारत में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण प्रदान की गई योजना पर आधारित है। कि जो हमारे पास जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था किसके और किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किस पे बेस्ड है, वो सारी की सारी बातें कहाँ से ली गई थी। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो बातें हैं हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, तो ये वाली बात भी कहाँ से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? तो इसमें से जो 1919 में जो हमारे पास मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, उसकी जो मुख्य विशेषता थी वो कौन सी थी? तो इसका जो हमारे पास सही आंसर कौन सा है? प्रांतों का कार्यकारी सरकार में द्वि शासन का परिचय, मुस्लिम के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्र द्वारा प्रांतीय और विधायकी शक्तियों का हस्तांतरित। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है कि हमारे पास प्रांतों और कार्यकारी सरकार का द्विवैध शासन, और जो हमारे पास केंद्र में ये लागू किया गया था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत लागू किया गया था। तो ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जो हमारे पास मुस्लिम के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की शुरुआत जो 1909 में की गई थी, जो हमारे पास कौन सा रिफॉर्म था, जो हमारे पास मोर्ले मिंटो रिफॉर्म था उसके अनुसार, जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके अनुसार। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? कि जो हमारे पास यूनियन पावर कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। कि जो हमारे पास यूनियन पावर कमेटी थी उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, तो उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो भारत के संविधान गठन का जो आधार था वो क्या था? ठीक है जी, तो इसका जो सही हमारे पास आंसर है वे है कैबिनेट मिशन 1946। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946, तो भारत के संविधान के गठन का आधार मेन किसको माना जाता है? तो कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में उसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अपनाया गया था, तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। और भारत का संविधान को कब कॉन्स्टिट्यूंट जो हमारे पास पार्लियामेंट थी संसद के द्वारा अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है जी, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड, जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 26 नवंबर 1949 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी जो अध्यक्षता है वो सच्चिदानंद सिन्हा, ये उसमें सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे, इसलिए इनको क्या बनाया गया था? प्रेसिडेंट बनाया गया था। और ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो हमारे पास परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और पहली जो मीटिंग हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। पहली मीटिंग के लिए ये इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, और दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की जो हमारे पास प्रारूप समिति के सलाहकार थे? कि जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो उसके जो एडवाइजर थे वो कौन थे? ये पेपर भी बड़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसके जो एडवाइजर थे वो BN राव थे। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है कि BN राव जो थे, जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके जो हमारे पास एडवाइजर थे वो कौन थे? BN राव थे। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का काम करना शुरू किया। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने काम करना कब शुरू किया? तो मैंने आपको बताया कि जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन थे कहाँ के? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो उसके बाद जो परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था।
और पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी, और दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार बनाने के उद्देश्य से प्रस्ताव को स्थानांतरित किया गया था कि जो हमारे पास 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे पास प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेम्बल्स होते हैं उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लेके आए थे वो कौन लेके आए थे? तो ये पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको लेके आए थे, ऑप्शन नंबर डी। और कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे। इंपॉर्टेंट है, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रस्तावना की बात कही गई है। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा ये काम किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? तो इसमें से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? तो आपको पता है कि जो हमारे पास संविधान सभा के जो अध्यक्ष इसमें से कौन नहीं था, तो जो जयप्रकाश नारायण थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण कौन थे? तो ये आईएनसी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, बट वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, आचार्य जो हमारे पास जेबी कृपलानी भी थे, और जो हमारे पास के एम जो मुंशी थे ये भी थे। जो हमारे पास जयप्रकाश नारायण थे ये कौन थे? तो ये जो थे हमारे पास एक टीचर हुआ करते जेबी कृपलानी, और आईएनसी से जुड़े थे ये। ठीक है, तो ये इसके अध्यक्ष नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण हुआ था, भारत का जो संविधान बन गया था वो पूर्ण कब हुआ था? भारत का संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था वो पूरी तरह से बन चुका था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र योजित किए गए थे? तो जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जब वो क्या बना रही थी, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो कितने कितने सेशन हुए थे? जब उनको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इतना टाइम लगा, इतने उनको सेशन लेने पड़े, तो 11 सेशन उनको लेने पड़े थे। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। मेंबर कितने थे? 7 थे। और कितने सेशन लिए थे बनाने के लिए? 11 सेशन लिए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के पहले दिन सत्र के अध्यक्षता की थी। तो जो भारतीय संविधान के पहले दिन के सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी पीछे ही डिस्कस करा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये हमारे पास सबसे उम्र दराज जो थे व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये नॉन परमानेंट नहीं थे, और जो परमानेंट बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 को। ये 9 दिसंबर 1940 में अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? ठीक है, भारतीय सभा को भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? उन्होंने कितना टाइम लिया था? तो उन्होंने कितना टाइम लिया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कि भारत के संविधान को बनाने के लिए कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पेपर में पूछा जा चुका कि भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी, एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो भीमराव अंबेडकर ने, तो वो कब किया गया था? जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उसको कब बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कब बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। और इम्पोर्टेंट भी है कि इसका जो हमारे पास इसको कब बनाया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय विधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो हमारे पास प्रांतीय विधानसभा समिति थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया गया था कि चेयरमैन बनाया गया था प्रोविडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो प्रांतीय जो हमारे पास प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कितने बंदे थे, जो हमारे पास मसौदा समिति संविधान मसौदा समिति के कितने सदस्य थे, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो कितने थे, 7 थे। ठीक है, यहाँ पे समान नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 7। ठीक है 7 जी, कितने मेंबर थे, 7 थे। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर कि जो संविधान हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कितने सदस्य थे, तो 7 थे। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र योजित किया गया था, तो पहला जो सत्र था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान को प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है जी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके सामने जो प्रेम्बल का जो प्रपोजल था वो किसके द्वारा रखा गया था, तो वो किसके द्वारा रखा गया था, हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे उनके द्वारा जो प्रेम्बल्स की बात थी वो रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो वो किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में 15 वर्षों के लिए वयस्क मतदाता मत अधिकार को स्थगित करने की वकालत किसके द्वारा की गई थी, कि जो हमारे पास संविधान सभा थी उसमें जो 15 ईयर की फ्रेंचाइजी कि 15 वर्ष के जो वयस्क है वही मत अधिकार को स्थगित किया गया था कि वही क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो इसकी वकालत किसके द्वारा की गई थी, इसको किसके द्वारा खारिज किया गया था, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कहाँ से लिए गए थे, सदस्य संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको कहाँ से लिया गया था, तो उनको हमने कहाँ से इलेक्ट करा था, तो प्रांतीय संविधान जो विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। ठीक है, जो हमारे पास प्रांतीय जो हमारे पास विधानसभाएं थी वहाँ से उनको चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इसको इसलिए चुना गया था क्योंकि जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको वहाँ के जो स्थानीय जो कंडीशन थी, लोगों की जो कंडीशन थी उसके उसके लिए उनको ज़्यादा पता होगा कि वहाँ की कंडीशन क्या है, इसलिए उन्हें वहाँ से चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी उसके जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, तो उसके जो चेयरपर्सन बनाए गए थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संविधान सभा ने भारत के संविधान पर विचार विमर्श किया और उसे अंतिम रूप दिया। ठीक है जी, जो हमारे पास संविधान सभा थी उसने जो क्या था कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा सभा के द्वारा भारत के संविधान पर विचार किया और उसको अंतिम रूप दिया। तो ये कब दिया, ठीक है, जो पूरी तरह से भारत का संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, तो ये जो काम किया गया था कब, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। तो इतना टाइम उसको लग गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। मतलब बोले तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा के आरंभ में कितने सदस्य थे, कि भारत की जब संविधान सभा बनाई गई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी तब भारत के उसमें कितने सदस्य थे, स्टार्टिंग में कितने सदस्य उसमें थे, तो 300 थे। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर।
कि भारत के संविधान जब बनाई गई तो आरंभ में उसके कितने सदस्य थे, तो 300 थे। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था? कि जो हमारे पास जो संविधान सभा थी उसकी जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे और ये जो सीरीज है ये आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपने जितने भी आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी को कंटिन्यू करें हमारे साथ जुड़कर। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।